नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और आज उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 4। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे डेली लाइफ में सीखने के हिसाब से। आज क्या टॉपिक सिखाओगे गुरुजी? आज हम बात करेंगे पूंजीगत लेखा की। किसकी बात करेंगे? पूंजीगत लेखा की। आज आपको लगेगा सर आज तो है ना जो अकाउंट्स वाली फीलिंग है ना वो आ रही है, लेखा एका। चलो तो देखते हैं क्या है ये चीज पूंजीगत लेखा। देखो अब यहां पर अगर ये वाली हेडिंग आप रखना चाहते हो तो रख लो, नहीं तो बाकी इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूं। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? प्राप्तियों का वर्गीकरण। ये पढ़ा ना, प्राप्तियों का वर्गीकरण। आज अपन लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो है, व्यय का वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसका वर्गीकरण पढ़ेंगे? व्यय का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में अपन लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। अब आप सभी को पता है बजट क्या होता है? बजट सरकार की आय और सरकार की व्यय का जो पूरा ब्यूरो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। अब बजट में जो सरकार की आय है, जो सरकार की प्राप्तियां है, उसका वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। उसमें हमने बात करी थी राजस्व प्राप्तियों की और पूंजीगत प्राप्तियों की। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं वो अपन पहले मैं आपको थोड़ा सा और याद दिला देता हूं। जिसे अपन ने इंग्लिश में कहा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स, या हिंदी में हम कहते हैं राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? ऐसी प्राप्तियां हैं जो ना तो देयता पैदा करती है, ना तो देनदारी होगी, ना देयता पैदा करेगी और न ही आपके लिए पूंजी बनाएंगी। नाइदर क्रिएट्स असेट और नाइदर रिड्यूस लायबिलिटी वाला जो सीन है वो आपके लिए आ जाएगा। तो जो राजस्व प्राप्तियां हैं आपके लिए इस प्रकार की होंगी, जैसे टैक्स है, जो ना तो वो आपको देना है, ना तो वो आपको देना है, तो मस्त रहो बिंदास है। और दूसरी तरफ हमने बात करी पूंजीगत की, कैपिटल जो रिसिप्ट्स है उनकी, कैपिटल रिसिप्ट्स या पूंजीगत। अब पूंजीगत में क्या होता है? या तो आपकी वहां पे देनदारी होगी और नहीं तो आपकी जो संपत्ति है वो कम होगी। राजस्व प्राप्तियों में क्या था? न तो आपकी देनदारी होगी और न ही आपकी संपत्ति कम होगी। ना तो देनदारी होगी और ना संपत्ति कम होगी। और यहां पे क्या था? या तो देनदारी बढ़ेगी, जैसे आप लोन ले रहे हो तो पैसा आ रहा है वो चुकाना भी है, या आपकी संपत्ति कम हो जाएगी, मतलब किसी चीज को बेच करके सरकार लेकर के आ जाती। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट प्राप्तियों की चर्चा अपन लोगों ने कर ली थी। अब आज अपन बात करेंगे व्यय का। तो जब व्यय की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर में भी यही होगा राजस्व व्यय। राजस्व व्यय या जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चर्चा अपन लोग कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय या जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। जैसे जब प्राप्ति हो रही थी वो भी राजस्व व्यय और पूंजीगत, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां थी, अब ये भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब सबसे पहले समझते हैं कि राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या होते हैं। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आज हम इसमें पूरे आज के लेक्चर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। इनकी चर्चा करेंगे। अब देखो जो राजस्व व्यय या जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं ना बेटा, ये कहीं ना कहीं हमारे डेली बेसिस का काम होता है। डेली बेसिस के काम का मतलब ये है जैसे सरकार को अपने कर्मचारियों को इनकम देनी है, अपने जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको पेंशन देनी है, तो ऐसे जो काम करने हैं वो क्या है? सरकार के लिए राजस्व व्यय में आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। जब हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है कि सरकार की संपत्ति बनती है। ऐसे काम पे पैसा सरकार खर्च करती है जहां पे सरकार के लिए संपत्ति क्रिएट हो। तो या तो यहां पर क्या होगा? देयता बढ़ जाएगी या उनकी संपत्ति जो है वो बढ़ेगी। तो संपत्ति का जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां पे जो काम हो रहा है वो रेगुलर बेसिस वाला हो रहा है, जिससे कोई बड़ा इफेक्ट
सरकार की इनकम पे नहीं पड़ता, पर यहां पर सरकार संपत्ति क्रिएट करने के लिए वो खर्चा करती है। अब अपन इन सबको दोनों को एक एक को अच्छे से समझेंगे, इनके एग्जाम्पल समझेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में इन दोनों का जो चार्ट है वो चार्ट भी मैं आपको बनवा दूंगा, जिससे कि अगर आपके पास 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए कि राजस्व व्यय में और पूंजीगत व्यय के बीच में अंतर स्पष्ट करिए, तो मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, वो नन्हे मुन्ने बच्चे इस व्यय को बिल्कुल अच्छे से एग्जाम की कॉपी में लिख करके आ जाए और पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आए। चलिए, राजस्व व्यय, सबसे पहले राजस्व व्यय या जिसको अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सर्जन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। बड़े ध्यान से सुनना, राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक एवं वित्तीय जो परिसंपत्तियां हैं उनके सर्जन, मतलब उनको बनाने के अलावा जो खर्चा किया गया है वो किस में आता है, राजस्व व्यय में आता है। अब आपको पहले शब्दों को समझो। भौतिक का मतलब क्या होता है, भौतिक का मतलब है फिजिकल, भौतिक का मतलब है फिजिकल, फिजिकल का मतलब ऐसी संपत्तियां जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि सरकार ने कहीं जमीन खरीदी हो, उस जमीन पे खर्चा करा गया हो, वो राजस्व व्यय में नहीं है। सरकार ने मशीनें बनाई हो, वो मशीना है, वो राजस्व व्यय में नहीं है। तो जहां फिजिकल परिसंपत्ति बनाने में सरकार ने खर्चा करा है, उसके अलावा की बात कर रहा है राजस्व व्यय में। और वित्तीय परिसंपत्ति, वित्तीय परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है, फाइनेंस को बढ़ाने में। जैसे सरकार ने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर मार्केट में शेयर खरीद लिए, किसी देश में सरकार ने यहां से बैठे बैठे सरकार ने उस देश की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो क्या हो गया, ये वित्तीय परिसंपत्ति बन गई ना, हमारी संपत्ति बन गई, आगे भविष्य में वहां से प्रॉफिट आएगा। तो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के अतिरिक्त कुछ काम करने के लिए सरकार अगर पैसा खर्च करती है तो वो किस में आ जाएंगे, राजस्व व्यय में आ जाएंगे। और अगर परिसंपत्ति क्रिएट ना करी जाए, परिसंपत्ति क्रिएट ना करने के लिए पैसा खर्च किया जाए तो वो राजस्व व्यय में है। और उसमें क्या काम आ जाता है, जैसे कि सरकार को इनकम पे करना, लोगों को वेतन देने का काम है, सरकार जिनकी पेंशन है उनको पेंशन दे, जो रिटायर हो चुके हैं, इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो इसमें आ जाते हैं। मतलब आप सीधा सा इस प्रकार से याद रख सकते हो, राजस्व में कौन से खर्चे आएंगे, राजस्व में रोजमर्रा वाले खर्चे आएंगे, रोजमर्रा वाले जो खर्चे हैं ना वो आ जाएंगे। अब है ना, आप आसान से उदाहरण से समझा दो आप लोगों को। एक तो क्या होता है, जैसे अपन लोग हैं, अपने परिवार में डेली के जो खर्चे होते हैं, जैसे खाने पीने का खर्चा हो गया, ट्यूशन फीस का खर्चा हो गया, स्कूल का खर्चा हो गया, गाड़ी में तेल डलाने का खर्चा हो गया, ये तो सीधे से आम बात है। इन कामों से ना तो हमारी कोई संपत्ति बढ़ रही है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा, तो ये तो हमारे आम बात है। ये जो डेली खर्चे चलते हैं ना, नॉर्मल है, वो खर्चे किस में आ जाते हैं, राजस्व में आ जाते हैं। परंतु हम पैसा जोड़ जोड़ करके साहब हम सोना खरीदने की सोच रहे हैं, हम जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, हम और कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, वो किस में आएगा, वो पूंजीगत व्यय में आएगा। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले जो काम है सरकार के, वो राजस्व व्यय में आते हैं। सरकार रोजमर्रा चलने के लिए, डेली लाइफ को चलाने के लिए जो खर्चे करती है उसको राजस्व व्यय में काउंट करा जाता है। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्य तथा विविध सेवाओं से। देखो अब राजस्व व्यय में क्या क्या है, सरकारी विभाग, जितने भी सरकार के विभाग है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो और कोई कंपनियां हो, जो भी सरकार का विभाग है, सरकार के पास डिपार्टमेंट है, जो भी उनके जो भी सामान्य कार्य हो रहे हैं, अब वहां जो भी काम होता है तो उसके लिए पैसा चाहिए, उन कार्यों में जो सरकार पैसा खर्च कर रही है। और विविध सेवाएं सरकार दे रही है, जैसे हॉस्पिटल की सेवा सरकार दे रही है, स्कूलों की सेवा सरकार दे रही है, रेलवे की सेवा सरकार दे रही है, बैंकों की सेवा सरकार दे रही है। तो सरकार के जितने भी विभाग है, उन विभागों में अलग अलग जो कार्य हो रहे हैं और सरकार अलग अलग जो सेवा दे रही है, उनमें जो खर्चा करती है वो किस में आ जाएगा, राजस्व व्यय में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वेतन करना, उस स्कूल को, उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो खर्चा, साहब यहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बेड की संख्या कम है, 100 बेड और बढ़ा दीजिए, 100 बेडों के लिए खर्चा कर दिया सरकार ने। तो जो डेली रोजमर्रा का कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ी संपत्ति सरकार की नहीं बन जाएगी, वो इसमें आ जाए। सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी, सरकार ने कहीं से अगर ऋण लिया है, उधार लिया है, तो जो उसमें ब्याज अदायगी करेगी सरकार, वह इंपॉर्टेंट, जो ब्याज सरकार उसकी ऋण की ब्याज देगी वो इसमें आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। जब हम लोग लोन ले रहे हैं तो हमने किस में जोड़ा था, कैपिटल रिसिप्ट में जोड़ा था, ठीक है। पर जब लोन का इंटरेस्ट, ध्यान देना इंटरेस्ट की बात हो रही है सिर्फ अभी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो लोन हमने लिया है कहीं से भी,
वो लिया था सरकार ने जब कैपिटल रिसिप्ट में, पूंजीगत प्राप्तियों में जोड़ा है, पर जब उसका ब्याज भर रही है तो वो किस में से हटा रही है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से, ये राजस्व व्यय में से हटा रही है। राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदान, यद्यपि कुछ अनुदानों से परिसंपत्तियों का सर्जन भी हो सकता है, आदि पर किसी किए गए व्यय से होता है। राज्य सरकार को या किसी दल को सरकार ने अनुदान दिया, अनुदान का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से डोनेशन सरकार ने दिया है। अब देखो, किसी राज्य सरकार को दिया तो राज्य सरकार अपने राज्य के विकास के लिए और किसी चीजों के खर्चा कर सकती है। अब जब करेगी तो हो सकता है उनमें से जो खर्चा करा जाए उनसे कहीं परिसंपत्ति बन जाए। पर जैसे मान लो कभी कभार राज्य सरकारों ने पैसा लिया कि साहब हमारे यहाँ पे अनाज की बहुत कमी हो गई है और उस अनाज खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, गरीबों के इस कार्यक्रम के लिए पैसा चाहिए, अब सरकार दे रही है डोनेशन में, ठीक है भाई करो, अब उससे कोई परिसंपत्ति तो विकसित नहीं हो रही। पर कभी कभार सरकार, जैसे राज्य सरकार कहें कि साहब हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा इस चीज की बिल्डिंग फैक्ट्री खड़ा करना चाहते हैं, तो वो परिसंपत्ति भी क्रिएट हो जाती है कभी कभार। तो ऐसी चीजों पे खर्चा किया गया जो है वो किस में आ जाता है? राजस्व व्यय में या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। बजटीय दस्तावेज में कुल राजस्व व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय मदों में बांटा जाता है। अब ये अपन ने जब पहले सबसे लेक्चर में चार्ट बनाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग बात कर रहे हैं व्यय की, जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम खर्चों की जब बात कर रहे हैं, तो इसमें राजस्व व्यय भी है और पूंजीगत व्यय भी है। राजस्व व्यय को भी दो भागों में बांटा जाता है, योजनागत, इसको प्लान योजनागत राजस्व व्यय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? योजनागत राजस्व व्यय। और इसके अपोजिट में कौन सा हो जाएगा? गैर योजनागत। गैर योजनागत व्यय, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड या नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे इसमें आ जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे? योजनागत पूंजीगत व्यय, योजनागत पूंजीगत व्यय। इधर दूसरे में आ जाएगा गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो यही बात यहां पे कही, बजटीय दस्तावेज जब बनता है तो उसमें जो कुल राजस्व व्यय, जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसको योजनागत में और गैर योजनागत में बांटा जाता है। योजनागत राजस्वगत व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं, पंचवर्षीय योजना और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता से है। देखो, अब आप एक चीज समझिएगा कि हम जब यहाँ पे शब्द प्रयोग कर रहे हैं योजनागत, योजनागत का मतलब क्या है? जो चीज प्लान है, जिसकी प्लानिंग करी गई है कि हाँ साहब ये ऐसा करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, आपने कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भी जब भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किताब का अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि भारत जब आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होने के बाद भारत की सरकारों को भारत की तरक्की को आगे बढ़ाना था, तो भारत की सरकारों ने जो प्लान अपनाया वो पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान अपनाया कि हम 5 साल के लिए एक योजना बनाएंगे, एक प्लानिंग करेंगे कि 5 साल में हमें ये काम करने हैं। तो एक प्लानिंग के तहत काम हुए और उसके लिए जो काम करेंगे वो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। मतलब हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे आज आप प्लानिंग करो कि 1 महीने में मैं इतना सिलेबस खत्म कर दूंगा, कर दूंगी, फिर अगले महीने में मैं इतना खत्म कर दूंगा, कर दूंगी। तो इस प्रकार से अगर आप किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, प्लान अगर आप किसी चीज के लिए कर रहे हैं कि मैं आने वाले 4 साल में मैं कलेक्टर बन जाऊंगा और उसके लिए पहले साल में ये, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में, आप कोई काम जब प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, बड़ी योजना के साथ कर रहे हैं, तो वो किस में आता है? यहाँ पे सरकार के लिए योजनागत में आता है। जैसे सरकार की केंद्रीय योजना है, जैसे सरकार की पहले पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी और ये पंचवर्षीय योजनाएं जो चली हैं बच्चों, ये 1951 से लेकर करके 2017 तक का टारगेट था, पर 2015 में माननीय मोदी जी ने योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लेकर करके आ गए। योजनागत पंचवर्षीय योजनाओं पे जो पैसा खर्च होता है वो योजनागत में है। राज्यों को और संघ शासित जो प्रदेश है उनकी योजनाओं के लिए अगर केंद्र कोई सहायता दे रही है, केंद्र सरकार, तो वो जो खर्चा होगा वो राजस्व व्यय में आएगा, पर वो किस में आएगा? योजनागत में आ जाएगा। ओके, इसमें फिर हम गैर योजनागत देखते हैं। गैर योजनागत व्यय राजस्व व्यय का अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल होता है। अब गैर योजनागत क्या है? ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, और उसमें सरकार आर्थिक और सामाजिक जो सेवाएं हैं उन पर खर्चा करती है। आर्थिक कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए जहां पैसा खर्च करना होता है सरकार वहां पैसा खर्च करती है।
गैर योजनागत व्यय के प्रमुख मदों में ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपदान, वेतन और पेंशन आदि आते हैं। अब गैर योजनागत में क्या क्या आ रहा है, आप ब्याज की जो अदायगी कर रहे हो, ठीक है, जो लोन लिया तब किस में जोड़ा, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियों में जोड़ा, उसका जब ब्याज दे रहे हो तब किस में जोड़ रहे हो, राजस्व जो व्यय है उसमें जोड़ रहे हो, और राजस्व व्यय में भी किस में जोड़ रहे हो, गैर योजनागत वाले में जोड़ रहे हो। प्रतिरक्षा सेवा मतलब जो डिफेंस की है, ठीक है, डिफेंस में आर्मी पे, मिलिट्री पे, इन पे सब पे जो खर्चा किया जाता है वो। उपदान का मतलब क्या होता है, सब्सिडीज। उपदान का मतलब क्या होता है, जो सब्सिडी सरकार देती है वो, लोगों को वेतन जो देती है। और पेंशन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद जो सरकार उसको देती है उसको पेंशन कहा जाता है। परंतु केंद्र सरकार ने 2004 के बाद जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी बने हैं केंद्र सरकार के, उनको पेंशन देना सरकार ने बंद कर दिया है। बाजार ऋणों, बाहरी ऋणों और विविध आरक्षित निधियों पर ब्याज अदायगी गैर योजनागत राजस्व व्यय का एक सबसे बड़ा घटक है। अगर कहीं बाजार से ऋण लिया है, मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक कंट्री में भी वो काफ़ी जगह से ऋण ले सकती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से ले सकती है सरकार, पब्लिक से ले सकती है, बॉन्ड शेयर के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकती है ऐसे ऋण। उसके अलावा कोई बाहरी ऋण मतलब IMF से लिया हो, वर्ल्ड बैंक से लिया हो, किसी विदेशी बैंक से लिया हो, या किसी विदेश की सरकार से लिया हो, जिस उदाहरण के तौर पे जापान का समझाया था। तो इन सभी और अलग अलग प्रकार की जो आरक्षित निधियां हैं, आरक्षित निधियों का मतलब ऐसे जो फंड जो सरकार ने आरक्षित कर रखे हैं, रोक रखे हैं, उन सब पर जो ब्याज अदायगी करती है वो गैर योजनागत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब काफी हम इंटरेस्ट पे करते हैं इन चीजों पर। प्रतिरक्षा व्यय गैर योजनागत व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है, और इस अर्थ में यह प्रतिबद्ध व्यय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस में अधिक कटौती का क्षेत्रीय अत्यल्प है। देखो अब क्या है, सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें इस राजस्व व्यय में हमने देखा कि गैर योजनागत वाला है उसमें बहुत सरकार खर्चा करती है। उसमें सबसे ज्यादा अगर खर्चा होता है तो किस पर होता है, इंटरेस्ट पेमेंट पर होता है, कि सरकार ने जो उधार लिया है उस पर जो सरकार ब्याज चुकाती है उस इंटरेस्ट पेमेंट पर होता है। इंटरेस्ट पेमेंट खूब देरी से ये देखा, पहला सबसे इंपॉर्टेंट घटक ये। दूसरा सरकार के लिए क्या है, डिफेंस पे जो सरकार खर्चा करती है, ठीक है, डिफेंस पे जो सरकार खर्चा करती है वो। अब देखो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो उधार लिया वो किसके लिए लिया था, विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। अब वो पैसा चुकाना बड़ा जरूरी है, उस पर जो ब्याज दे रहे हैं वो भी चुकाना जरूरी है, जिससे कि हमारी वर्ल्ड में जो इमेज है वो बनी रहे और फ्यूचर में और पैसों की आवश्यकता पड़े हमारे डेवलपमेंट के लिए तो हम लोग ले सकें। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है, सुरक्षा। डिफेंस हमारे लिए जरूरी है, हमारे सुरक्षित रहे, देश का हर नागरिक सुरक्षित रहे, वो आतंकवाद से बचकर करके रहे, किसी युद्ध में है तो नागरिकों की किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे। इन सबसे बचाने के लिए डिफेंस को बड़ा मजबूत करना जरूरी है। तो इसलिए सरकार का दूसरा सबसे नंबर पर अगर खर्चा कहीं होता है तो वो इस पर होता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें अगर कटौती करने की बात आए तो ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। वहां पर कटौती नहीं की जा सकती, बल्कि वहां तो खर्चा बढ़ाया ही जा सकता है कि और मजबूत बनाया जाए। उपदान एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है जिसका उद्देश्य कल्याण में वृद्धि करना है। उपदान मतलब जो सब्सिडीज है, जो सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी को हम हिंदी में सहायकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहायकी। मतलब एक प्रकार से सरकार क्या कर दे रही है, सहायता सरकार दे रही है, हेल्प सरकार कर रही है, मदद सरकार कर रही है। सरकार ये कह रही है कि आप ये चीज नहीं खरीद सकते, ये चीज 100 रुपए की है, एक काम करो 40 आप दो 60 हम दे। सरकार ने क्या कर दिया, सहायता कर दी, सब्सिडी जो है वो सरकार ने दे दी। तो सरकार का जो एक उपदान की बात है ये भी एक नीतिगत का मतलब क्या है, ये एक नीतियों का, पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो क्यों अपना रही है सरकार, देश में कल्याण में वृद्धि करने के लिए, कल्याण में सरकार बढ़ोतरी करने के लिए। अब ये जो उपदान है, ये सब्सिडी है, किसको दिया जाएगा, ये किसानों को दिया जा सकता है। ये कोई व्यक्ति उद्योग लगा रहा हो, लघु उद्योगों की शुरुआत कर रहा हो, उनको दिया जा सकता है। कोई बैकवर्ड रीजन से बिलोंग करता है, बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता है, तो उनको आगे लाने के लिए सरकार प्रोत्साहन करने के लिए कि इतना पैसा तुम खर्च मत करो, इतना ही करो, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो ये जो उपदान है ये कहीं ना कहीं समाज कल्याण, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार खर्च करती है। सार्वजनिक वस्तुओं और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का अल्प मूल्यन के माध्यम से अव्यक्त उपदान प्रदान करने के अतिरिक्त सरकार निर्यात, ऋण पर ब्याज, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों जैसे मदों पर व्यक्त रूप से भी उपदान प्रदान करती है। देखो सार्वजनिक जो वस्तुएं होती है उन पर सरकार उपदान देती है, मतलब जो पब्लिक गुड्स होते हैं उन पर सरकार बड़ा सस्ते में देती है, बाकी तो खर्चा सरकार उठाती है। जैसे अब एक सार्वजनिक वस्तु पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ,
काफी सरकारों में, राज्य की सरकारों ने हॉस्पिटल में जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, वो मुफ्त कर रखी है। अब एक बात बताओ, ये मेडिसिन कौन बना रहे हैं? कोई ना कोई कंपनी बना रही होगी, चाहे वो प्राइवेट की हो, सरकारी की भी बना रही, तो वहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको तो पेमेंट सरकार को करना ही पड़ता है। तो सरकार आपको दवाइयां मुफ्त दे रही है, इसका मतलब क्या, वो एक प्रकार से उपदान ही है कि आपसे दवाइयों के पैसे नहीं ले रही है कि भाई हम पे कर देंगे, सरकार पे कर देगी, आप तो खाओ पियो ऐश करो मौज करो। तो ये सार्वजनिक वस्तुओं पर दिया जा रहा है। शिक्षा पर और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं पर सरकार उपदान देती है। शिक्षा में मतलब बहुत नाम मात्र की फीस सरकार ले रही है, ठीक है। तो इन सब का अल्प मूल्यन के माध्यम से, अल्प मूल्यन मतलब इनका मूल्य कम कर दिया जाए कि इन सब से प्रदान करती है। इसके अलावा सरकार निर्यात पर, ऋण पर जो ब्याज है उन पर, खाद्य पदार्थों पर, उर्वरकों पर, ऐसे मदों पर भी क्या उपदान प्रदान करती है सरकार। निर्यात का मतलब क्या है कि जैसे सरकारें कुछ कंपनियों को कहती है आप प्रोडक्शन करो, और प्रोडक्शन पे जो खर्चा आएगा इतना खर्चा हम उठाएंगे, पर जो भी आप बनाओगे वो सारा एक्सपोर्ट के लिए बनाएंगे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम विदेशों में भेजेंगे तो हमारे पास खूब प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा और उस पैसे से देश का डेवलपमेंट होगा। ऋण पर ब्याज, ठीक है। खाद्य पदार्थों पर सरकार उपदान देता है। उर्वरक आप समझते हैं ना, जो मिट्टी में खाद मिलाया जाता है, जिनको इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहा जाता है, उन पे भी सरकार उपदान देती है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उपदानों की मात्रा 2014-15 में 2.02% से बढ़कर के 2015-16 में 1.7% हो गई। शायद ये 2 होगा बेटा, एक बार इसको बुक में चेक कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो गया। 2014-15 में 2.2 था, फिर बढ़ करके हो गया। मतलब सरकार ने, हम देखें तो सरकार ने उपदान जो है वो बढ़ा दी है, सरकार ने सब्सिडीज की जो संख्या है वो सरकार ने बढ़ा दी है। तो यहां तक हमारा राजस्व व्यय हो चुका है, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो हो चुका है। अब हम बात करेंगे पूंजीगत व्यय, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय क्या कहता है? जहां पर सरकार की संपत्तियों के सर्जन के अलावा अगर सरकार किन्हीं उद्देश्यों से पैसा खर्च करती है तो वो खर्चा क्या आ जाएगा? वो राजस्व व्यय में आ जाएगा, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो सरकार के उसमें आ जाते हैं, ब्याज जो देती है वो सरकार का इसमें आ जाता है, प्रतिरक्षा पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर उपदान देने का काम सरकार करती है, वो उस पर आ जाता है, ये सारे काम इसमें आ जाते हैं। अब पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहता है? ये सरकार के वे व्यय हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सर्जन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या कहा है कि भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का या तो सर्जन होता हो। सरकार ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही है, बड़ा ध्यान से सुनना, सरकार ऐसी जगह पैसा खर्च करती है जहां पर या तो सरकार की कोई संपत्ति बढ़ जाएगी या सरकार का जो दायित्व था वो कम हो जाएगा। मतलब सरकार या तो कोई जमीन खरीद ले, कोई फैक्ट्री उद्योग को अपने अंडर में ले ले, कोई बॉन्ड शेयर्स को सरकार खरीद ले, मतलब सरकार वहां पैसा दे दे और ये तो हो जाएगा। या इसके अलावा सरकार ने कहीं से लोन ले रखा था, लोन चुका दिया तो अब आपकी वित्तीय दायित्व कम हो गया ना। पहले भैया 1 करोड़ का लोन था, अब सरकार ने 50 लाख तो चुका दे, 50 लाख का बाकी रह गया, तो वित्तीय दायित्व में कम हो जाए। पूंजीगत व्यय, अब देखिए इंपॉर्टेंट बातों को आप समझिएगा। जब आप लोन ले रहे हो, जब आप जैसे लोन हमारे पास अंदर आया तो हमने किस में जोड़ा? हमने कैपिटल रिसिप्ट में जोड़ा। जब ये लोन बाहर गया, मतलब हमने वापस पे कर दिया, तो ये हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में जोड़ा। परंतु जब इस लोन पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम किस पे जोड़ रहे हैं? ये हम जोड़ रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं बातों के नंबर कट जाते हैं एग्जाम में। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, सरकार ने, जैसे उदाहरण दे लेंगे कि भारत की सरकार ने किसी देश से ब्याज लिया है, किसी देश से उधार लिया है, ऋण लिया है, और उस ऋण पर सरकार अब ब्याज की अदायगी कर रही है, तो वो किस में जुड़ेगा? राजस्व प्राप्तियों में जुड़ेगा, राजस्व व्यय में जुड़ेगा, पूंजीगत प्राप्तियों में जुड़ेगा, या पूंजीगत व्यय में जुड़ेगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि प्राप्तियों में तो जुड़ने से रहा, क्योंकि ब्याज दे रही है, मतलब खर्चा ही है सरकार का, तो अपने में तो जुड़ेगा नहीं, वो तो जाने वाले में जुड़ेगा, मतलब ये तो पूंजीगत व्यय में या राजस्व व्यय में। अब लोगों को लगता है वो यहां तक का ही पढ़ करके जाते हैं कि लोन चुका है, तो लोन चुका है तो वो भी जब पूंजीगत व्यय में है तो उस पर जो ब्याज चुकाएंगे वो भी पूंजीगत व्यय में हो जाएगा, पर यही मामला बिगड़ जाता है बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूंजीगत व्यय में क्या आ जाएगा? भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का तो सर्जन हो जाए, नहीं तो वित्तीय जो दायित्व है उसमें कमी आ जाए। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शहरों में निवेश और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्यय को शामिल किया जाता है। देखो
अब पूंजीगत व्यय में क्या क्या है, सरकार अगर कोई भूमि अधिग्रहण कर ले, मतलब सरकार भूमि ले ले, लैंड एक्वायर कर ले, मतलब जैसे मान लीजिए सरकार को इतनी जमीन चाहिए थी, ठीक है, इतनी जमीन चाहिए थी, वहां पे लोग रहते तो सरकार ने लोगों को वहां से हटा दिया, उनको उस चीज का मुआवजा दिया कि साहब इतने इतने पैसे लो और आपको दूसरी जगह जमीन देते हैं, आप वहां रहो। तो ये सरकार ने जमीन खरीद ली तो सरकार की क्या संपत्ति बढ़ गई, संपत्ति बढ़ी तो पूंजीगत व्यय में, क्योंकि पैसा देकर करके संपत्ति बढ़ाई है हमने। भवन का कोई सरकार ने निर्माण कर लिया हो, अब वो भवन मतलब संपत्ति हो गई सरकार की। कोई मशीनरी सरकार ने खरीद ली, कोई उपकरण का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई इक्विपमेंट, चाहे वो मशीनी हो और कुछ भी हो। शेयर्स में निवेश कर दे, अगर सरकार किसी के शेयर्स खरीद ले। और केंद्र सरकार जब राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों को या किसी भी जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको किसी भी प्रकार का कोई ऋण दे, ये अग्रिम संबंधी सब कुछ भी पे खर्चा करे तो वो भी इसमें आ जाएगा। पूंजीगत व्यय को भी बजट दस्तावेज में योजना और गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसे राजस्व व्यय को योजनागत में और गैर योजनागत में बांटा गया था, उसी प्रकार से पूंजीगत व्यय को भी योजनागत और गैर योजनागत में बांटा गया है। वित्त व्यय के अंतर्गत योजना एवं गैर योजना में अंतर स्थापित किया गया है। जो वित्त व्यय है, वित्त में तो जो हमारा फाइनेंस है, जो हम उसका खर्चा करते हैं, तो उसका योजना और गैर योजना के बीच में अंतर आराम से स्थापित करा जाता है कि इनके बीच में ये अंतर है। इस वर्गीकरण के अनुसार योजनागत पूंजीगत व्यय का संबंध राजस्व व्यय के समान केंद्रीय योजना और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से होता है। देखो अब इस वर्गीकरण के अनुसार क्या है, योजनागत पूंजीगत व्यय भी क्या है, जैसे राजस्व व्यय के समान है, जैसा राजस्व व्यय में योजनागत था वैसा का वैसा ही है कि केंद्र सरकार अपनी योजना या राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए पैसा खर्चा करती है, तो वो खर्चा किसमें आ जाता है, पूंजीगत के योजनागत में आ जाता है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में क्या है, सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर जो व्यय शामिल होता है, वो सरकार अलग अलग प्रकार की कोई सामान्य सेवाएं दे रही है, सरकार सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर जो पैसा खर्च कर रही है वो सरकार का पूंजीगत गैर योजनागत में आ जाएगा। कैपिटल अनप्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसमें आ जाएगा। बजट प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण मात्र नहीं है। देखिए अगर अब हम चर्चा करें तो बजट सिर्फ और सिर्फ प्राप्ति और व्यय की एक चर्चा नहीं करता, सिर्फ इसी की बात नहीं है कि हाँ भाई बजट प्राप्ति और व्ययों का ही एक मात्र व्यय इन्हीं की चर्चा करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के कारण बजट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति का विवरण बन गया है। तो बजट सिर्फ ये नहीं बताता कि प्राप्ति कितनी है और खर्चा कितना है। जब से हमारे पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं तो बजट एक प्रकार से एक राष्ट्रीय नीति का विवरण बन गया कि जो नेशनल पॉलिसी है उसके बारे में हमें पता चलता है कि सरकार यहां पर ज्यादा खर्चा कर रही है, मतलब सरकार की अब जो नीति है वो इधर आगे बढ़ने की है, सरकार यहां ज्यादा खर्चा करती है, सरकार की नीति है। मतलब बजट सिर्फ पैसा आया गया कहां से ये नहीं, बल्कि राष्ट्र की नीति क्या है, राष्ट्र की पॉलिसी क्या है, राष्ट्र के अब उद्देश्य क्या है सरकार के, वो बताने वाला जो काम करता है वो बजट करता है। और देखो बच्चों अभी मैंने आज इस लेक्चर में कवर नहीं करा है, मैं आगे के लेक्चर में जरूर आपको पढ़ाऊंगा। जनरली उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, बट फिर भी कोई समस्या वाली बात नहीं, अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ाना है सर, वैसे अपन को पढ़ना है FRBM एक्ट 2003। ये FRBM एक्ट 2003 क्या है, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख देता हूं पहले, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधक अधिनियम 2003। ओके, FRBM एक्ट लेकर के आई थी सरकार 2003 में। ये FRBM एक्ट क्या है मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, आगे बड़ी चर्चा इस पे करेंगे। सीधी सी बात यह है कि हमारे देश की जो सरकारों का देखो बजट 3 प्रकार का होता है। एक बजट होता है बेटा घाटे वाला बजट। घाटे वाले बजट का अर्थ ये हो गया
कि जब सरकार की इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा है। जैसे मान लो सरकार के पास इनकम 100 रुपये की आ रही है और खर्चे सरकार के 150 के, और मतलब 50 रुपये का सरकार को घाटा हो रहा है। एक होता है जो सरप्लस वाला होता है, मतलब फायदे वाला, मतलब सरकार के पास इनकम 100 रुपये की है पर खर्चे सरकार 80 के ही करे, 20 का सरकार को फायदा हो रहा है। एक होता है बेटा संतुलन वाला बजट होता है, जहाँ पर सरकार ने कमाए भी 100 और खर्च भी 100 करे। तो अब क्या होता था, हमारे देश में जो बजट है ना वो ज्यादातर घाटे वाले बजट बना करते थे, डिफिशिट बजट बना करते थे। तो अब उसमें क्या है कि सरकार ये चाहती थी कि कैसे भी कर करके हम ये जो डेफिशिट हो रहा है, ये जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को कम करें। तो उस नुकसान को कम करने के लिए ही ये तो क्या लिखा गया, बजट का मैनेजमेंट करना है, सही करना है, बजट को लेवल में लेकर के आना है। तो ये 2003 से एक्ट बना दिया गया, कानून बना दिया गया। इसको बड़े विस्तार से जब आप पढ़ोगे तो और भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब अब सरकार किसी भी की भी आए उनको इस कानून को मानना पड़ेगा, क्योंकि कानून बन चुका है, ठीक है, कोई पॉलिसी नहीं है। बजट के संबंध में तर्क दिया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब है तथा इससे देश के आर्थिक जीवन का स्वरूप निर्धारित होता है। तो बजट का जो संबंध किस प्रकार से तर्क दिया जाता है, क्या जाता है, ये अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से रिफ्लेक्शन है। आज आप आईने में देखते हो, आप आईने में आपको आईना कैसा दिखाता है, जैसा आप दिखते हो। अगर आपके यहाँ पे दाग लगा हो तो आईना क्या दिखाएगा कि भाई तेरे यहाँ पे दाग लगा हुआ है। आपने यहाँ पे कुछ लगा रखा है तो वो दिखाएगा कि हाँ साहब यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। मेरे बाल ऐसे हो रहे तो आईना दिखाएगा कि मेरे बाल ऐसे हो रहे। मतलब मैं जैसा हूं वैसा ही क्या है, आईना दिखाता, मतलब मेरा रिफ्लेक्शन, मेरा प्रतिबिंब दिखाता है। तो उसी प्रकार से जो बजट है ना, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी कैसी नहीं होगा उसका रिफ्लेक्शन बजट दिखाता है। सरकार कृषि क्षेत्र में ज्यादा खर्चा कर रही है, मतलब सरकार कृषि में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहती है। सरकार डिफेंस पे खर्चा कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार दुनिया को मैसेज दे रही है, देखो हम हमारे डिफेंस को मजबूत बना रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था का रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये पूंजीगत व्यय के बारे में। अब अपन दोनों के बीच में एक डिफरेंस से आसानी से और समझ लेते हैं, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय। अब अगर आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर स्पष्ट करिए, तो ये भैया ये आप टेबल बना देना है। राजस्व व्यय वह व्यय है ना तो संपत्ति बनाता है और न ही देनदारी कम करता है। मतलब इससे ना तो संपत्ति बनेगी और ना देनदारी कम होगी, बिल्कुल भी नहीं। संपत्ति कैसे बने, आप तो किसी को इनकम में दे रहे हो, पेंशन में दे रहे हो, उपदान में सब्सिडियों में दे रहे हो, उधार दे रहे हो, तो संपत्ति कहां से बनेगी। और देनदारी कम नहीं होगी तो आप बोलोगे सर जो ब्याज चुका रहे हैं वो तो कम ही हो रहा है। अरे तो भाई ब्याज तो एक्स्ट्रा चीज दे रहे हो, मूलधन तो कम ही नहीं हो रहा ना, वो तो अभी भी बाकी है। पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो या तो परिसंपत्ति बनाता है या देनदारी को कम करता है। यहां पे खर्चा होगा इसके अकॉर्डिंग, तो मतलब या तो संपत्ति बनेगी या आपकी देनदारी कम हो जाएगी। राजस्व व्यय नियमित एवं आवर्ती प्रकृति का होता है, दैनिक गतिविधियों से संबंधित है। मैंने ये बोला राजस्व क्या है, रोजमर्रा वाला है। पूंजीगत व्यय अनियमित और अनावर्ती का होता है, ऐसा नहीं कि अब ये भैया बिल्कुल हमेशा ही खर्चा होता रहेगा। कभी कभार सरकार बॉन्ड्स में, शेयर्स पे पैसा खर्च करेगी, कभी कभार सरकारें मशीनें और बिल्डिंग्स पे पैसा खर्च करेगी, कभी कभार सरकारें लोन चुकाएगी, हर दिन हर महीना हर साल तो चुकाती नहीं रहेगी। इसका वित्त पोषण राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है, और जो इसका पोषण होता है वो कहां से किया जाता है, राजस्व प्राप्तियों से। मतलब इस पे जो भी खर्चा होता है कहां से होगा, राजस्व जो प्राप्तियां हुई है उनसे खर्चा होगा। इसे सार्वजनिक और विदेशी सरकारी निकायों से उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है, और इसमें हम क्या करते हैं, कहीं से उधार लेकर करके वित्त देते हैं, मतलब खर्चा करते हैं। यहाँ पे कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी आदि इसमें है। कर्मचारियों को वेतन दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, ब्याज चुका रहे हो, सब्सिडी है, वो राजस्व व्यय का भाग है। ऋणों की अदायगी कर रहे हो, आप देखो ऋण पर ब्याज इसमें है और ऋण जो है वो इसमें। सड़क बना रहे हो, पुल बना रहे हो, आदि का निर्माण पर खर्चा कर रहे हो, वो आपका इसमें आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के बीच में टेबल बना ली, हमने राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्ति के बीच में टेबल बना ली, और यहाँ पर आज हमने राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच में भी टेबल बना ली। हमने इन सब के बीच में लाइन खींच करके अच्छे से समझ लिया है। पर लाइन कहाँ नहीं खींचनी है अपन लोगों को, लाइन आपके और मेरे बीच में नहीं खींचनी चाहिए। आपके दिमाग में कोई डाउट आता है पूछिए, और एक ही मकसद को रखना है, 0% डाउट 100% मार्क्स। ठीक है, जब तक 100% मार्क्स तब तक नहीं आएंगे जब तक डाउट 0% नहीं हो जाता। और इसलिए आज इतना ही। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और जरूर बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धमाकेदार तैयारी चल रही है या नहीं चल रही वो बताएं, और पढ़ते रहिए। और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी नवीन जानकारी उसमें मिलती रहे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।